प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, और हम चलाएंगे ई पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। अभ्यास प्रश्नों का उत्तर सहित संपूर्ण हल। तो देखिए, पाठ 6 के अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी आपको एक प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। इन चारों में से जो सही उत्तर है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? और ऑप्शन क्या है? मनुष्य, युगलीना, केचुआ और चौथा छिपकली। एक कोशिकीय जीव, तो आपको पता है एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है और जीवन की सभी जैविक क्रियाएं उसी कोशिका में होती हैं। तो मनुष्य तो बहुकोशिकीय है, तो ये गलत हो गया। केचुआ, ये भी बहुकोशिकीय है, गलत हो गया। युगलीना, पैरामीशियम, युगलीना, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? युगलीना। तो युगलीना पर हमें टिक कर देना है। छिपकली भी हमारा बहुकोशिकीय जीव है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ? युगलीना। अब प्रश्न 2 देखिए, मेरुदंड पाया जाता है। मेरुदंड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम मेरुदंड कहते हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है वो किस में पाया जाता है? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी केचुए में तो कोई हड्डी नहीं होती है, जोंक में भी नहीं होती है, तिलचट्टे में भी नहीं होती है, लेकिन मछली में देखिए हड्डी होती है। कहते हैं ना, मछली खाने वाले की कांटा फंस गया, तो मछली में मेरुदंड पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? मछली। प्रश्न 3 देखिए, इसका अपुष्पी पौधा कौन सा है? अपुष्पी पौधा मतलब क्या है? जिन पौधों में पुष्प नहीं होते हैं। देखिए, आम में पुष्प होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमको अपुष्पी पौधा चुनना है। जामुन में भी पुष्प होते हैं क्योंकि इसमें फल होते हैं। केले में भी फल होता है, तो जहाँ फल होगा वहाँ पुष्प जरूर होगा। लेकिन एक पौधा ऐसा है फर्न, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। तो अपुष्पी पौधा कौन सा हो गया? हमारा फर्न हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा देखिए, इसमें मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम किस में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि मूल रोम के द्वारा ही पौधे मिट्टी से पानी तथा घुलित खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। इसका मतलब है मूल रोम किसका भाग है? जड़ का। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? जड़। मूल रोम किस में पाया जाता है? जड़ में। तो ये हमारा तना गलत हो गया, पुष्प गलत हो गया और पत्ती गलत हो गई। ठीक है, तो गलत पे आपको टिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ और सिर्फ सही वाले पर टिक लगाना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए, पहला का, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं? सजीव होते हैं, और सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो आगे जो कोष्टक बना है इसमें हम सही का चिन्ह लगा देंगे। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। क्या जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है? नहीं, एक निश्चित समय के बाद जंतुओं की जीवन वृद्धि रुक जाती है। जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। तो ये सही है या गलत? जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत हो गया। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा एक बहुकोशिकीय जीव है। तो अमीबा बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत सी कोशिकाएं हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है। इसका मतलब ये उत्तर भी हमारा गलत है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। बिल्कुल सही है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। रंध्र जो पत्तियों में पाए जाते हैं, छिद्र, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, श्वसन की क्रिया होती है और उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये हमारा सही उत्तर है।
गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो गेहूं धान बोते हैं, आपको पता है कि 6 महीने में फसल कट उठ के ख़त्म हो जाती है। ये बहुवर्षीय पौधे नहीं हैं, एक वर्षीय पौधे हैं। तो गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, क्या ये सही है? गलत, ये सही नहीं है। खरगोश अकशेरुकी है। अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो खरगोश में तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो खरगोश एक कशेरुकी जंतु है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? खरगोश अकशेरुकी है, तो ये गलत हो गया। सूक्ष्म जीव हम नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के आगे हमें सही गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, ये खाली स्थान भरना है। खाली स्थान भरना है, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो जो खाली जगह यहाँ पर दिखाई गई है, उस खाली जगह में आपको सही उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, भोजन से हमें कार्य करने के लिए खाली जगह प्राप्त होती है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है, क्या मिलती है? तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है हमारा, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में खाली स्थान गैस बाहर निकालते हैं। तो श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कछुए का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो कछुए का जीवन काल हमें पता है कि 120 से लेके 150 वर्ष का होता है। लाजवंती का पौधा, लाजवंती जिसको हम छुई मुई कहते हैं, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है। तो खाली जगह में क्या भरना है? संवेदनशील है। संवेदनशील, जो कि सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है। संवेदनशील का मतलब क्या? छुई मुई के पौधे को आप छू देते हैं तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद खिल जाती हैं, फिर छू देते हैं फिर सिकुड़ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से किसकी सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है? तो अभी पीछे भी आया था कि मूल रोम जो जड़ों में पाए जाते हैं, इन मूल रोम के द्वारा पौधे मिट्टी से जल तथा घुलित खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है, सही उत्तर को एक दूसरे से मैच करना है। स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। तो सबसे पहला देखिए मेढक। अब मेढक के उत्तर को स्तंभ खा में देखिए क्या सही है। तो मेढक एक उभयचर, देखिए मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब क्या है? जो जमीन और जल दोनों में रह सकता है। स्तंभ कंद, अभी पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि स्तंभ कंद यानी तना। तना क्या है? आलू एक तना है। अंडयुज यानी अंडे देने वाले जंतु, तो गा को आ से मिला दीजिए। सलजम, ये एक कुंभी रूपी जड़ का रूप है। प्रजनन, अंडे या बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। उत्सर्जन, अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने हल किया था कि उत्सर्जन क्या है? हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। संवेदनशीलता, धमाके की आवाज़ सुन के कान बंद कर लेना, तो ये संवेदनशीलता में आता है। तो इस प्रकार हम इसको स्तंभ का के प्रश्नों को स्तंभ खा से सुमेल करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो मक्के का पौधा आपने देखा हुआ है। मक्के में जड़ें मुख्यतः दो तरह की हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है? तो मक्के अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें। प्याज में, इसमें भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जिसको हम झकड़ा जड़ें भी कहते हैं, जो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। सरसों और बैगन में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला जड़ें, सरसों और बैगन में। और मक्के और प्याज में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो इस तरह हम
प्रश्न हल करते समय लिखेंगे उत्तर नंबर 5, फिर मक्का, और मक्के के आगे क्या लिखेंगे? अपस्थानिक जड़ें। प्याज के आगे क्या लिखेंगे? अपस्थानिक जड़ें। सरसों और बैगन के आगे क्या लिखेंगे? मूसला जड़ें। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें पता है इसमें से एक मुख्य जड़ आती है जिसको हम प्राइमरी जड़ या प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इन प्राथमिक जड़ों से अन्य जड़ें निकलती हैं जिसको हम द्वितीयक जड़ें कहते हैं। इन द्वितीयक जड़ों से फिर छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जिनको हम तृतीयक जड़ें कहते हैं। तो मूसला जड़ों में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, इस तरह से ये ज़मीन में गहराई तक धसी होती हैं, और इन जड़ों से छोटे छोटे रोम निकले होते हैं जिनको हम मूल रोम कहते हैं, जिन मूल रोम के द्वारा ये पानी तथा घुलित खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों में भेजते हैं। तो इस प्रकार मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र हम किताब की मदद से बना लेंगे। एक बार उसको समझ लेंगे, फिर अपने आप याद करके इसको बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखो जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो देखिए, ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है, नंबर 1 कवक, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 मांस। इन पौधों में जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखो। बहुवर्षीय पौधे यानी ऐसे पौधे जो कई सालों तक रहते हैं। तो हम देखते हैं हमारे अगल बगल, हमारे इन्वायरमेंट में ही बहुत से ऐसे बहुवर्षीय पौधे हैं जिन्हें आप सालों से देख रहे हैं, जैसे आम हुआ, महुआ हुआ, अमरूद हुआ, बरगद हुआ, पीपल हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, साक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण बताने हैं आपको। साक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण। तो देखिए, साक, झाड़ी और वृक्ष, तो वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। साक क्या होते हैं? जो छोटे पौधे होते हैं, लगभग 1 मीटर तक के पौधे, वो साक में आते हैं। तो 1 मीटर तक यानी छोटे पौधों में क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 गेहूँ लिख सकते हैं, नंबर 2 धान लिख सकते हैं, नंबर 3 गोभी का पौधा, नंबर 4 मक्का, टमाटर, बहुत से ऐसे पौधे हैं। टमाटर हो गया, पालक हो गया, और गाजर है, मूली है, इत्यादि। तो ये सब पौधे क्या हैं? साग की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 झाड़ी। झाड़ी 1 से लेकर 3 मीटर तक लंबाई के पौधे, और इनका ये झाड़ी की तरह होते हैं, यानी इसमें बहुत सी ब्रांचेज या शाखाएँ निकली होती हैं। इनके तने मुख्यतः, तना कोई स्पष्ट नहीं होता है, शाखाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो आपस में उलझी होती हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 गुलाब का पौधा, नंबर 2 गुड़हल का पौधा, गुड़हल का पौधा, नंबर 3 नींबू का पौधा, आपने देखा होगा, नंबर 4 तुलसी का पौधा, नंबर 5 बोगनवेलिया, लाल रंग के जो फूल होते हैं, बोगनवेलिया, नंबर 6 अनार हो गया, अनार का पौधा, मेहंदी का पौधा। ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये सभी झाड़ी में आ जाते हैं। अब अगला है वृक्ष। तो वृक्ष में देखिए, वृक्षों के 5 उदाहरण आपको बताना। तो वृक्ष क्या होते हैं? जो 3 मीटर से भी लंबे होते हैं, अधिक लंबाई के जो पौधे होते हैं, और मोस्टली बहुवर्षीय होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, ये सामने आपके लगा है बरगद, और ये देखिए जूनियर के सामने आपका पीपल का पौधा लगा है, शीशम का पौधा लगा है, सागौन का पौधा लगा हुआ है। ठीक है। शीशम, सागौन, पीपल, बरगद, आम, चीड़, अमरूद, नीम, ये सभी पौधे क्या हैं? वृक्ष के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण बताओ। मांसाहारी, शाकाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण। तो पहला है शाकाहारी।
तो जैसा कि इसका नाम शाकाहारी है, यानी जो साग सब्जियां खाकर रहते हैं, जो जीव पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे भेड़, बकरी, जो आप सबके घरों में भी पाली जाती है, भेड़, बकरी, हिरन हो गया, गिलहरी हो गई, चूहिया हो गई या चूहा हो गया, ये सभी क्या हैं? शाकाहारी जंतु हैं। नंबर 2 है मांसाहारी। तो मांसाहारी में देखिए, मांस खाने वाले जीव जंतु। तो मांस खाने वाले जीव जंतु में क्या है आपको पता है? शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, लकड़बग्घा, ये सब आपने देखे हैं। बिल्ली, हाँ बिल्ली भी मांस खाती है, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। अब आते हैं हम लोग सर्वाहारी में। सर्वाहारी का मतलब क्या है? जो सभी कुछ खाते हैं, यानी साग सब्जी भी और मांस दोनों खाने वाले जीव जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी में सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं, यानी मनुष्य। नंबर 2 कुत्ता, दूध भी पीता है, मांस भी खाता है। नंबर 3 लोमड़ी। नंबर 4 भालू। नंबर 5 काकरोच। नंबर 6 बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जानवर क्या हैं? सर्वाहारी हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने समझा और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब इन्हें आप अपनी कॉपी में हल कर लीजिएगा, प्रश्न और उत्तर सहित। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।